हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैं इसमें बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, उसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है। आज जो मेरा टॉपिक है वह शिक्षण के सूत्र। ठीक है। इसके बारे में दोस्तों पढ़ना है, चलिए देख लेते हैं। शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियां का ज्ञान कराते हैं। ठीक है। जो शिक्षण सूत्र है वो शिक्षा प्रक्रिया में विशेष विधियां का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। जो शिक्षण सूत्र का अर्थ पढ़ना है, शिक्षण सूत्र की परिभाषा पढ़ना है, शिक्षण के विभिन्न सूत्र पढ़ना है। ठीक है। और शिक्षण सूत्रों की शिक्षण में उपयोगिता क्या है। ठीक है। जो शिक्षण सूत्र हैं इनके जो शिक्षण के कार्यक्रम में या उसमें उपयोगिता क्या है उसके बारे में दोस्तों देखना है। तो चलिए कुछ लाइनें उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही साधन के रूप में शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही जो शिक्षण सूत्र हैं उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छे शिक्षण की एक मुख्य विशेषता यह है कि छात्रों को जो भी विषय वस्तु पढ़ाई सिखाई जाए उसे भली भांति सीख व समझ में आ जाए। ठीक है। अच्छे शिक्षण की यही क्वालिटी है। उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना। किसको दोस्तों? छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करना तथा कक्षा में विषय शिक्षण में उनकी रुचि व ध्यान प्राप्त करना। ठीक है। एक अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करता है। ठीक है। वो अध्यापक की कुशलता कैसा उस पर दोस्तों निर्भर करता है। और शिक्षक की कुशलता शिक्षण विधियां कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल के। सिद्धांतों शिक्षण सूत्र छात्रों की क्षमता में समुचित ज्ञान पर निर्भर है। इसकी जानकारी व समुचित प्रयोग द्वारा वह अपने शिक्षण तथा सीखने की क्रियाओं को प्रभावित। आप देख लेते हैं चर्चा के कुछ बिंदु। ठीक है। कक्षा में शिक्षण के समय अध्यापक के सामने क्या समस्याएं आती है। ठीक है। तो ये प्रश्न कर रहा है शिक्षण में आने वाली समस्याओं को वो कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है। जो एक अध्यापक को शिक्षण के अंतर्गत जो समस्या आती हैं उसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसके बारे में दोस्तों आगे चल कर देखेंगे कि शिक्षण सूत्र के द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसका अर्थ हम लोग देख लेते हैं। शिक्षण सूत्र का अर्थ। ठीक है। कक्ष में प्रत्येक विषय शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? मूल पाठ का प्रारंभ कैसे किया जाए। ठीक है। शिक्षण कब और किस क्रम में किया जाए। बच्चों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। ठीक है। और दोस्तों हम लोग और पॉइंट देख लेते हैं। पाठ व विषय में उनकी रुचियां कैसे उत्पन्न की जाए। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कब कैसे और कहाँ किया जाए। दोस्तों अब हम लोग अगले पॉइंट में देख लेते हैं। ठीक है। कुछ लाइनें उसके बारे में देख लेते हैं। शिक्षकों को उपरोक्त कठिनाइयों का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिक व शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभवों व विचारों को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है। एक शिक्षक को जो भी कठिनाई आती है उसका समाधान के लिए जो मनोवैज्ञानिक हैं और शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने अपने अनुभव और विचारों के द्वारा सूत्र का रूप निकाला। ठीक है। जिन्हें शिक्षण के सूत्र कहा जाता है। ये सूत्र उस मार्ग की ओर संकेत करते हैं जिस पर चलकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सुगम, रुचिकर, प्रभावशाली व वैज्ञानिक बन जाती है। ठीक है। ये सूत्र बाल प्रकृति पर आधारित हैं। ठीक है। अतः प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण कला में सफलता व दक्षता प्राप्त करने के लिए अपने विषय ज्ञान के साथ साथ शिक्षण सूत्र का ज्ञान होना भी आवश्यक है। ठीक है। एक
अध्यापक को अपने विषय का तो ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, जो विषय वो पढ़ा रहा है, साथ साथ जो शिक्षण सूत्र है उसका भी ज्ञान उसको होना चाहिए कि वह सूत्र की किस सूत्र का प्रयोग उसे किस स्थान पर और कैसे करना चाहिए। ठीक है, एक अध्यापक को कौन सा सूत्र और कब प्रयोग करना चाहिए और वो उचित स्थान भी उसको ज्ञात होना चाहिए, ताकि उसके ज्ञात विषय वस्तु को सरलता से समझ सके। ठीक है, छात्र उस विषय वस्तु को सरलता से समझ सके। ठीक है, और भी जाने इसमें लाइनें देख लेते हैं। कम्युनियस एवं हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, आदि ने अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण के कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं, उसको देख लेते हैं, जिन्हें बाद में शिक्षण सूत्र के नाम से जाना गया। ठीक है, तो इसमें शिक्षण सूत्र की जो परिभाषा है, सबसे पहले में उसके बारे में देखेंगे। रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पद प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, जो शिक्षण सूत्र क्या करते हैं? पद प्रदर्शन। इसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ठीक है, और देख लेते हैं एक लाइन। ठीक है, किसी और का मत है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। ठीक है, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इनके अनुसार क्या मत है देख लेते हैं। सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती है। ये सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं, विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पाठन क्रिया आसानी से हो जाती है, क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ठीक है, ये सब जो सूत्र हैं छात्र के लाभदायक के लिए बनाए गए हैं, उसके बारे में हम लोग आगे देख लेते हैं। और पॉइंट है, उपयुक्त परिभाषाओं पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक द्वारा अध्ययन या अध्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों को अध्ययन के प्रति जागरूक तथा क्रियाशील बनाने हेतु जो तकनीकी व एवं विधियां का प्रयोग में लाई जाती है, वही क्या कहलाती है? शिक्षण सूत्र कहलाती है। ठीक है, तो इसमें और आगे चल के देख लेते हैं शिक्षण के विभिन्न सूत्र। तो जो शिक्षण के विभिन्न सूत्र हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सरल से जटिल की ओर। ठीक है, जो पहला सूत्र है। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो तीसरा आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, और नेक्स्ट सूत्र हम लोग देख लेते हैं पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, अनुभवों या अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, या प्रकृति का अनुसरण। ठीक है, तो इसमें पारी पारी एक एक करके हम लोग सूत्र देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे सरल से जटिल की ओर। ठीक है, इस सूत्र का आशय यह है कि छात्रों को पहले सरल व फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए। ठीक है, किसी भी छात्र को पहले सरल बातों की, ठीक है, फिर उसी के बेस बनाते उसके जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय में उनकी रुचि व ध्यान लगा रहे। यह क्रम बाल विकास के अनुकूल व मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि बच्चा आयु बढ़ने व मानसिक विकास के साथ साथ जटिल बातों को भी समझने लगता है। ठीक है, यदि अध्यापक प्रारंभ में ही कठिन बातें तथ्यों को छात्रों को बताने लगे तो वे उसे समझने में असमर्थ रहेंगे। ठीक, कौन? छात्र। अगर स्टार्टिंग में ही अगर कठिन प्रश्न पूछे जाए तो इससे शिक्षक का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। जो शिक्षक एक प्रयास करेगा वह व्यर्थ कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर में इसमें हम लोग देख लेते हैं। हासिल के जोड़ व घटाना सिखाने से पहले बच्चों को गिनती व साधारण जोड़ घटाना सिखाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। हमारे देश का इतिहास छोटी छोटी कहानियों के रूप में बच्चों को सरल प्रतीत होता है, परंतु युद्धों, घटनाओं, संधियों व शासन प्रबंध के विस्तृत रूप से यह अत्यंत कठिन लगेगा। सेकेंड पॉइंट पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया उसको बारे में देख लेते हैं। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान की
जांच कर उसी के आधार पर उसे नया ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, मतलब इस सूत्र की सहायता से बालक को जो पहले ज्ञात है, मतलब पहले जो उसको पास नॉलेज है, उसी के बेस बनाकर, ठीक है, उसको नए ज्ञान देना चाहिए। अर्थात उसे पहले वे बातें बतानी चाहिए जिन्हें वह जानता हो, फिर उस विषय वस्तु पर आना चाहिए जिन्हें वह नहीं जानता, क्योंकि सर्वप्रथम नवीन तथा बच्चों के लिए कठिन होते हैं। किसी पाठ में छात्रों की रुचि व ध्यान तभी संभव है जब उसमें जानकारी व नयापन दोनों सम्मिलित हो। ठीक है, मतलब किसी भी पाठ को आप बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, उसको, उस बालक को थोड़ी से पहले से जानकारी होना चाहिए और नया समावेशन उसमें होना चाहिए। ठीक है, अतः शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व छात्र का पूर्व ज्ञान अवश्य जान लेना चाहिए। ठीक है, कोई भी विषय पढ़ाने से पहले उस शिक्षक को छात्र के जो पहले का ज्ञान है उसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। ठीक है, और देख लेते हैं ध्यान रखने वाली कुछ बातें। जिस बात को हम जानते हैं वो हमारे लिए सरल, और जिस बात को हम नहीं जानते हैं वो हमारे लिए कठिन होता है। ये स्वाभाविक सी बात है, जो चीज़ का हम लोग को ज्ञान होता है वो हम लोग को ईजी मतलब सरल लगती है, लेकिन जिस चीज़ का नॉलेज नहीं रहता वो बहुत ही हार्ड मतलब कठिन लगती है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, भाषा शिक्षण में वर्णमाला की जानकारी कराते समय प्रत्येक वर्ड से संबंधित वस्तु की जानकारी कराएं। ठीक है, मतलब एक बालक को अगर भाषा में वर्णमाला की जानकारी दे रहे हैं तो सबसे पहले उसको किसी वर्ड से संबंधित जानकारी देनी चाहिए। तत्पश्चात उसी वर्ड से संबंधित एक और वस्तुओं की जानकारी कराई जा सकती है। जैसे दोस्तों देख लेते, क से कमल, ठीक है, फिर क से कलम भी हो जाएगा। ठीक है, क से कलश भी हो जाएगा, फिर क से कबूतर हो जाएगा। ठीक है, इसे इसी में दिया, ख से खरगोश हो जाएगा, खत, खड़ाऊँ आदि। ठीक है, और दोस्तों कुछ लाइनें और देख लेते हैं। गणित में पहाड़ा सिखाने से पहले छात्रों को गिनती का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगर सबसे पहले आप छात्रों को क्या करेंगे, गिनती का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो पहाड़ा सीख पाएंगे। ठीक है, तथा वो पहाड़ा सुगमता से सीख सकेंगे। बच्चों को पहले कठिन विषय वस्तु सिखाना जाना चाहिए या सरल, तो सबसे पहले सरल। ठीक है, और दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होता है। ठीक है, किसी भी बच्चा है अगर उसका शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, शैशवावस्था में वह सूक्ष्म मतलब जो अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानता। ठीक है, परंतु जो स्थूल मतलब जो मूर्त पदार्थ को सरलता से जान लेता है, जो उसके सामने दिखता है मतलब मूर्त, ठीक है, उसको जान लेता है। आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें सूक्ष्म भावों, तथ्यों, वस्तुओं को समझने की क्षमता का विकास होता जाता है। ठीक है, अतः शिक्षकों को छोटे बच्चों को पढ़ाते समय प्रारंभ में केवल मूर्त वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जो सामने दिख रही है, जो साक्षात दिख रहा है, बच्चे को उसी चीज़ का नॉलेज देना चाहिए। ठीक है, या रूबरू कराना चाहिए और उसकी सहायता से सूक्ष्म बातों को बताना चाहिए। इसमें और पॉइंट देख लेते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सूत्र को अपनाने पर विशेष बल दिया। ठीक है, कौन सा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, उनके अनुसार हमारे पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए। ठीक है, मतलब मूर्त वस्तुओं से, उसका अंत सूक्ष्म बातों से मतलब अमूर्त बातों से हो। इस सूत्र को हम मूर्त से अमूर्त की ओर का नाम भी जानते हैं। ठीक है, इस नाम से भी हम लोग जानते हैं, कौन से, मूर्त और अमूर्त के नाम से। उदाहरण दोस्तों देख लेते हैं इसमें, गणित में जोड़ घटाना सिखाने के लिए गेंद, गोली, कंकड़ आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भूगोल में नदी, पर्वत, समुद्र, झीलों, तालाबों, कुओं आदि का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रदर्शन मतलब भ्रमण या फिर मॉडल, चित्र, चार्ट आदि के माध्यम से सरलतापूर्वक कराया जा सकता है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे अगले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, इस सूत्र का आधार गेस्टाल्ट वाद, ठीक है,
गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के अनुसार हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में ही देखते हैं। बालक के सामने कोई वस्तु आने पर वह सर्वप्रथम पूर्ण वस्तु को ही देखता है, जानता है, वह समझता है, उसके विभिन्न अंगों या अंशों को नहीं। इसमें जैसे हम देख लेते हैं, जैसे बालक सर्वप्रथम किसी वृक्ष को उसके पूर्ण रूप में ही देखता है। मतलब एक वृक्ष है तो उसके जो पूरा रूप है बालक सबसे पहले उसी को देखेगा, फिर उसके भाग के बारे में अलग अलग नहीं, ठीक है, उसके जो भाग हैं उसके अलग अलग बारे में नहीं देखेगा, पूरा उसको पूर्ण रूप से देखेगा। शिक्षक को उसके इस पूर्व ज्ञान से लाभ उठाकर उसे वृक्ष के अंगों, जड़, तना, डाली, पत्ती, फल, फूल आदि के बारे में जानकारी देना चाहिए, ठीक है। इन्हें भी जाने इसमें देख लेते हैं, ठीक है। यह सूत्र काव्य शिक्षण में विशेष रूप से लागू होता है, जिससे पहले संपूर्ण कविता का पाठ करना उचित होता है, तत्पश्चात एक एक पंक्ति का, क्योंकि प्रारंभ में एक एक पंक्ति पढ़ाने से कविता की मूल भावना बच्चों की समझ में नहीं आता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर इसमें देख लेते हैं हम लोग, कंप्यूटर का ज्ञान कराने के लिए पहले कंप्यूटर व फिर उसके भागों जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर का ज्ञान कराया जाए, ठीक है। भूगोल से पहले भारत का मानचित्र दिखाकर फिर राज्यों का ज्ञान कराना चाहिए, ठीक है। हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अनिश्चित से निश्चय की ओर। इसमें देख लेते हैं, बालकों के बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। मानसिक विकास, जिसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रियों से विकास, वह अनुभव के साथ साथ उसके विचार में स्पष्टता व निश्चित आती है। प्रारंभ में बच्चों को किसी घटना तथा वस्तु का स्पष्ट व निश्चित ज्ञान नहीं होता, ठीक है। किसी भी घटना का अनुभव, परिपक्वता के अभाव व कल्पना की अधिकता के कारण वह उसके बारे में अपने मन में कुछ विचार बना लेता है, जो अस्पष्ट, अनिश्चित व कई बार गलत भी होते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह उसके अनिश्चित ज्ञान को स्पष्ट व निश्चित करे तथा गलत धारणा जानकारियों को भी सुधार कर। एक टीचर की यह दायित्व होता है। उदाहरण दोस्तों देख लेते हैं, किसी भी देश प्रमुख स्थल व वहाँ की विशिष्टताओं से संबंधित छात्रों के अस्पष्ट व निश्चित ज्ञान को शिक्षक वहाँ के मानचित्र, चित्र, मॉडल, चार्ट व उदाहरण के माध्यम से निश्चित व स्पष्ट कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें कुछ और शिक्षण सूत्र रह जाएंगे, वो सेकेंड जब पार्ट इसका आएगा उसमें मैं कंप्लीट कराऊंगा। दोस्तों आपको मेरे वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।